चाहिए इस पे। उससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो हम एक वाक्य इसके ऊपर बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट या न्याय कहीं का भी हो, वो जब भी करता है उसकी सराहना करना चाहिए। कोई भी शासन व्यवस्था अगर किसी एक धुरी पर टिकी रहती है तो वो है न्याय। जब तक न्याय मिलता है, न्याय की उम्मीद होती है, वो शासन चलता रहता है। जहाँ न्याय की उम्मीद ख़त्म हुई वहीं पे सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किया हो या हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट जब जब करता है, हम सब उसकी खुले दिल से सराहना करते हैं और कहते हैं कि न्याय को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अब चुनाव की बात देखिए साहब, ये जो कर्नाटक का चुनाव है और ये जो एग्ज़िट पोल आए हैं, आपने देखा कि इस एग्ज़िट पोल के बाद ही आज सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, एक नहीं दो फैसले आए। और 13 तारीख को जब पूरा नतीजा आ जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी। देखिए, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, जीत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ये बात कांग्रेस को भी समझना चाहिए, पूरे विपक्ष को भी समझना चाहिए कि उनके पास अब एक ही मंत्र बचा हुआ है खाली, जीत जीत और जीत। राजनीतिक रूप से कांग्रेस और विपक्ष जितना जीतेगी उतना ही बीजेपी और मोदी जी कमज़ोर होंगे। देखिए, ये जो कर्नाटक का चुनाव है, ये दरअसल मोदी जी के एजेंडे की हार है। ये बहुत बड़ी हार है, सामान्य बात नहीं है। ये जो 13 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके आधार पे हम कह रहे हैं और आप लोगों के एग्जिट पोल के आधार पे कह रहे हैं। किसी भी राज्य में वो इशू बीजेपी ने नहीं उठाए जो उसने कर्नाटक में उठाए थे। वो एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला उसको बनाने जा रहे थे। हलाल का इशू देश में कहीं नहीं उठा, हलाल का इशू बीजेपी ने कर्नाटक में उठाया था। हिजाब का इशू बीजेपी ने कर्नाटक का उठाया था। उसके बाद बजरंगबली की बात तो की। तो अगर इन सारे धार्मिक ध्रुवीकरण में जनता वहाँ की नहीं फंसती है तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और ये मैसेज इस बात का होगा कि एक, हिंदुस्तान की जनता 9 साल बाद इस धार्मिक ध्रुवीकरण से बाहर निकलने की हिम्मत दिखा रही है, कोशिश कर रही है, और दूसरी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसके सवालों पर आ रही है। कर्नाटक का चुनाव क्या था? कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने यही कहा ना कि 40% की सरकार है भाई, ये भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने वहाँ जाके सबसे अच्छी बात करी कि मेरी 5 गारंटी है, ये 5 गारंटी मैं हर हाल में पूरी करूँगा। बेरोज़गारी की बात करी, महंगाई की बात करी, और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात नंदिनी की करी उन्होंने कि भाई जो लोकल मिल्क ब्रांड है उस पे कर्नाटक का सारा पशुपालक जिंदा है। ये जो है हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति हमारी कांग्रेस ने ही की थी, इंदिरा गांधी ने ही की थी। तो इस श्वेत क्रांति ने ही देश में पशुपालकों का जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाया है। कृषि पे आधारित लोग और पशुओं पे आधारित लोग, देश में इसी की जनसंख्या आज भी सबसे ज़्यादा है जी। तो इन लोगों के आगे बढ़ने से देश में समृद्धि आई है, क्योंकि यही लोग पैसे को कमाते हैं और उसको खर्च करते हैं और साइकिल चलती है। सेठ के पास पैसा जाता है तो डंप हो जाता है सारा का सारा, वो विदेशों में चला जाता है सारा का सारा। पैसा जब मिडिल क्लास के पास आता है, गरीब के पास आता है, मेहनत करने वालों के पास आता है, उससे साइकिल चलती है, उससे उद्योगों में मांग बढ़ती है और देश की प्रगति होती है। तो ये हर राज्य का एक अपना मिल्क ब्रांड बन गया था। बिहार का आपको मालूम है सुधा है, मध्य प्रदेश का जो है सांची है, राजस्थान का सरस है, दिल्ली का किसी टाइम में दिल्ली मिल्क स्कीम हुआ करता था, मदर डेयरी बना उसके बाद। तो जिस राज्य का जो मिल्क ब्रांड है वहाँ के लोग उसी को पसंद करते हैं, उसी को आगे बढ़ना चाहिए, उसी से उसके सारे उद्योग और सारी एक अर्थव्यवस्था बनती है। तो नंदिनी का इशू वहाँ पे इतना चला, उस दिन हम देख रहे थे, आप और प्रशांत जी वहाँ बता रहे थे, शायद किसी महिला का जिक्र वहाँ से आप लोग कर रहे थे कि वो वैसे तो मोदी जी की समर्थक है, लेकिन नंदिनी का जहाँ सवाल आता है तो वो कहती है कि नहीं जी, मैं यहाँ पे तो बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट करूँगी। तो लोकल इशू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये राहुल ने उठाए और इसका वहाँ बड़ा फ़ायदा हुआ। और अब अगर कांग्रेस वहाँ जीतती है तो यही साबित होगा कि पूरे देश में कांग्रेस को हर राज्य में लोकल इशू लेके जाना चाहिए, किसी भी गलत ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि ये गलती वहाँ पे की थी
दो गलतियां हुई दरअसल वहाँ पे। एक, सबसे पहले सांप का जिक्र, जिसको नहीं करना था, है ना। उससे पहले खड़गे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है, और मगर लेकिन ये जो मुहावरे की भाषा है, ये जो शायरी की भाषा है, हम लोग भी कई बार इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो सकती है। तो हर पत्रकार जो है, लेखक भी जो उसमें शामिल होते हैं, और समझदार, जिसको मैच्योर नेता कहते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो शब्दों के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करते हैं। अपने सदे हुए शब्द या जिन शब्दों पे उन पे विश्वास होता है, जिन शब्दों उनके हाथ के होते हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये हुआ पहले तो कि वहाँ पे गुजरात में एक बात हुई रावण की, उसका नुकसान हुआ। उसके बाद जिहाद का आपको मालूम ही है कि वो फिल्म एक बना दी है उसके ऊपर। वो सारे इशू 2024 तक ऐसे लाएंगे जिसमें टारगेट जो है वो एक समुदाय हो, और उसके बहाने दूसरे समुदाय को वो पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक स्थिति है। इसका इलाज एक ही है जो इंदिरा गांधी करती थी, कि वो कभी भी दूसरे की पीछे जाती नहीं थी। लेकिन शकील अख्तर जी, अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, एग्जिट पोल में जैसा आ रहा है, और तो फिर ये जो जितने मुद्दे आप जो बता रहे हैं, जिसमें लव जिहाद, द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर के भी चर्चा हुई, बजरंग बली भी आ गए बीच में, और उससे पहले हिजाब और अजान और ऐसे मसले तो सारे आए ही थे। तो क्या लगता है कि दक्षिण भारत से, खासकर जो कर्नाटक जो दक्षिण का द्वार कहलाता है, दरवाज़ा कहलाता है, वहाँ से अगर ये मसले जो हैं, ये मुद्दे अगर बाहर हैं, आउट हैं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत पे देखा जाएगा, कंसंट्रेशन जो होगा इनका सिर्फ उत्तर भारत होगा? जी, बहुत बढ़िया बात करी है आपने, बहुत ज़रूरी बात करी है आपने। उसके बाद ये कहीं पे भी चलने वाले नहीं हैं, ये कहीं नहीं चलेंगे मुद्दे। देखिए, ये मुद्दे 9 साल पहले कहीं थे क्या? अगर जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, सरकारी स्कूल क्यों होना चाहिए ये सवाल था, सरकारी चिकित्सा क्यों होना चाहिए ये सवाल था, ये सब तो हमेशा से रहे हैं ना। लेकिन ये 9 साल में बनाए हुए तो कृत्रिम मुद्दे हैं सारे के सारे, ये ओरिजिनल मुद्दे नहीं हैं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के अंतर विरोध को आप सामने लाओ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के दूसरी चीज़ों का महिमा मंडन करो, तो ये सारी चीज़ें तो विभाजन को बढ़ावा देने वाली हैं। इन सब चीज़ों से देश मजबूत नहीं होगा। देखिए, आप मणिपुर को देखिए, आप मणिपुर बॉर्डर स्टेट है। मणिपुर वो स्टेट है जो 1947 में देश के साथ शामिल नहीं हुआ था। ये जानकारी देश के लोगों को बहुत कम है। 1947 में मणिपुर एक अलग राज्य था। 1949 में नेहरू जी ने इसको शामिल कराया था। वो कहते हैं नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने उसको शामिल करवाया, और उसके बाद अभी तक मणिपुर शांत प्रदेश था। और आज वहाँ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है, हमारा मीडिया खामोश है उसके ऊपर। अभी तक प्रधानमंत्री और गृहमंत्री वहाँ गए नहीं हैं। जी, देखिए, स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। हम लोग इन सारी डिबेटों में उलझे रहते हैं। पंजाब की स्थिति हम सबको मालूम है, कश्मीर की स्थिति मालूम है, बॉर्डर स्टेट्स की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ये तमिलनाडु में इसी तरह का आग जलाने वाला खेल खेलते हैं। वहाँ इन्होंने दही को लेकर विवाद पैदा किया था। कोई भी शब्द जो है उसी क्षेत्र का होता है, कोई भी आप दूसरी जगह उसको कैसे ले जा सकते हैं। अमूल गुजरात का ब्रांड है, वहाँ ये जो हमारा मीडिया बहुत सारी बात करता है, कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया। भाई, ये तो गोल सेल्फ गोल वहाँ पे अमित शाह जी ने किया था। आप और प्रशांत जी वहाँ थे, उन्होंने ही अमूल को वहाँ पे नंदिनी के ऊपर रखा था और उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आपने ये जो सवाल किया है बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ये सारे इशू कहीं नहीं चलेंगे। अगर ये कर्नाटक से आप एक अच्छी लीड लेंगे, आपसे मतलब कांग्रेस से है हमारा, आती है तो जी। और उसके बाद आप देखिए कि ये 3 राज्य, और उसका तेलंगाना में भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये अगर जीत जाते हैं तो 2024 का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप जो कह रहे हैं ना कि नड्डा साहब के फ़ोटो लग गए वहाँ पे मीडिया में लग गए, अब 2024 में देखेंगे किस किस के फ़ोटो लग जाएंगे। अडवाणी को हारा हुआ बता देंगे ये लोग निश्चित रूप से कि अडवाणी जी हार गए, अडवाणी जी का सारी राजनीति हार गई। देखिए, हम फिर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जीत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। कांग्रेस ने क्या करा, जो इतनी बड़ी यात्रा निकाली, 5 महीने जी, 4000 किलोमीटर, और उसके बाद उसको भूल गई। अभी सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल है,
सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल है। उन्होंने कर्नाटक में एक सभा की और उसमें भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया उन्होंने। वो जानती है कि यही चीज़ें जो हैं ये लोगों को उत्साहित कर सकती हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक इतनी बड़ी यात्रा थी, उसको कांग्रेस को जिंदा रखना चाहिए, उस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने गुजरात में गलती करी, जो हमने पंजाब में गलती करी, जो हमने उत्तराखंड में गलती करी। क्या गलती करी? ये तीनों चुनाव ज़बरदस्ती हारे। गुजरात हार जाते, मैं इतनी बुरी तरह नहीं हारते। पंजाब तो हारने का सवाल ही नहीं था, उत्तराखंड तो हारने का सवाल ही नहीं था जी। कांग्रेस चूंकि पूरी ताकत से नहीं लड़ी, और आपने अभी जाके देखा वहाँ कि कांग्रेस किस तरह से वहाँ पूरी ताकत से लड़ी। सिद्धारमैया, DK शिव कुमार, अध्यक्ष जी खड़गे जी वहीं के हैं, वो तीनों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तो एक टूर बना था वहाँ पे। अप्रैल में हमने ये लिखा था लास्ट में जाते हुए भी कि किसके कितने टूर हैं, उसमें एक टूर बना था। और जब प्रियंका गांधी गई तो नेता तो ऐसे ही होता है ना, उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया। कल मैं दिल्ली नहीं जा रही, यहाँ करूँगी पूरा, उसके बाद में चली जाऊँगी सीधे तेलंगाना। और आप देखिए 23 सभाएं प्रियंका गांधी ने की हैं और एक बना था प्रोग्राम उनका जी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहीं इस तरह का कैंपेन नहीं किया था। तो नेता कहाँ कैंपेन करता है? जहाँ उसको जीत की संभावनाएं लगती हैं, और कहीं नहीं करता नेता को हार की संभावनाएं लगती है, नेता वापस भाग जाता है वहाँ से जी। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनी है। लेकिन एक बात हम फिर कहेंगे कि कांग्रेस को समझना चाहिए और आगे के सारे राज्यों में इसी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए जिस पूरी ताकत के साथ वो कर्नाटक में लड़े। जी राजीव जी, एक उम्मीद बंधी है और कांग्रेस को भी, शायद कांग्रेस खेमे में भी यह हलचल तो होगी ही कि चलो इतनी मेहनत करके